इविल पोजेशन, पागलपन और इसी के साथ साथ ब्लैक मैजिक, ये तीनों टर्म्स ऐसी हैं कि इनके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे इस दुनिया के अंदर जो इन तीनों चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सकें। दुख की बात यह है कि इन चीज़ों को लेकर के इंडिया के अंदर खास तौर से एक अलग ही बिजनेस चलता है कि किसी इंसान को अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो तो भी उसे कह दिया जाता है कि इसके ऊपर एक आत्मा का साया है, या फिर इसी के साथ साथ इस पे ब्लैक मैजिक भी हो रखा है। ये सब चीज़ें हमने बहुत देखी हैं और बहुत ऐसे ठगों के बारे में भी सुना है, लेकिन आज की कहानी सबसे ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पर सारे तिगड़म बिठा लिए गए एक लड़की को बचाने के। हर जगह, हर डॉक्टर, हर मंदिर, हर मज़ार, हर जगह उसको लेकर के जाया गया, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर उस लड़की के साथ चक्कर क्या था। किसी को समझ में आ ही नहीं रही थी ये बात कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आखिरी में जब इधर सस्पेंस खुलता है और उनके सामने सच्चाई आती है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि ये चीज आखिर मुमकिन कैसे है। आज की कहानी है सूरज के बारे में। सूरज एक अच्छा खासा नौजवान जो इधर प्राइवेट सेक्टर में काम किया करता था, उस पे एक बार एक लड़की की कॉल आती है और वो लड़की कहती है, मैं यहाँ पे आत्महत्या करने वाली हूँ। वो शक्ति मुझे छोड़ेगी नहीं, वो आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सिर्फ एक ही इलाज है इसका, खुदकुशी। ये बोल के वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो पूरा का पूरा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2019 से। अभी की बात है। सूरज इधर बेंगलोर में एक आईटी सेक्टर में काम किया करता था, इंजीनियर था वो बेसिकली, और अच्छी खासी जिंदगी वो बिता रहा था। एक दिन उसके पास में एक अननोन नंबर से कॉल आती है। एक लड़की डायरेक्टली उसको बोलती है, हेलो सूरज, कैसे हो तुम? उम्मीद करती हूँ तुम अच्छे होगे। बस तुम्हें ये बताने के लिए मैंने कॉल करी है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। मेरे पे कोई और चारा नहीं है, कोई मेरे दर्द को नहीं समझ सकता। इस जिंदगी को खत्म करके ही मैं मुक्ति पा सकती हूँ। बस यही तुम्हें बताना चाहती थी। और कॉल डिस्कनेक्ट। ये सूरज के साथ जब हुआ, सूरज के होश उड़ गए कि ये कोई प्रैंक तो नहीं, ये किसी दोस्त ने तो नहीं कराया, लेकिन कोई इतना घिनौना मजाक आखिर क्यों करेगा। और वो एक लड़की की ही आवाज़ थी, कुछ जानी पहचानी सी थी वो आवाज़। ऐसा नहीं था कि सूरज उसको जानते ना हो, जानते थे। सूरज ने इधर ट्रू कॉलर से उसके बारे में पता किया और ये भी पता किया कि ये नंबर जो है ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इधर नाम निकल के आया परमेश वर्मा। परमेश वर्मा बेसिकली इधर शिवानी के फादर थे और उनके ही नंबर से यहाँ पर सूरज की ओर कॉल आया था। सूरज को समझ नहीं आया कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने दोबारा से उस नंबर को मिलाया, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। बहुत डर गए थे वो कि न जाने क्या हो गया इधर। उन्होंने शिवानी को कॉल मिलाया, शिवानी ने कॉल उठा लिया। थोड़ा सा बताता हूँ आपको शिवानी और सूरज के बारे में। शिवानी और सूरज ये दोनों बेसिकली दिल्ली में एक साथ पले बड़े थे, नेबर्स थे ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे इनकी फैमिली में। तो स्कूल भी एक साथ, कॉलेज भी एक साथ, और इसी तरीके से ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। कॉलेज के बाद ज़िंदगी ने एक अलग ही टर्न लिया और इधर जो है सूरज जो है वो इधर बेंगलुरु चले गए। शिवानी दिल्ली में ही रही। शिवानी सुसाइडल नहीं थी, वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन आज वो कॉल करके सूरज को कहती है मैं मरने वाली हूँ।
ये बहुत अजीब बात है, नॉर्मल बात नहीं है। शिवानी को कुछ यहां पर 10 बार कॉल करने के बाद में शिवानी कॉल उठाती है और बहुत ही मरे मन से कहती है, बोलो सूरज, क्या कहना चाहते हो? सूरज कहता है, ये क्या बेवकूफाना हरकत करने जा रही हो तुम? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? उसने कहा, पता है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस नर्क से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। सूरज कहते हैं, आखिर हुआ क्या? कुछ तो बता, ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रही है, कुछ बताएगी? शिवानी कहती है, एक औरत है, वो मुझे जान से मार देने का हुक्म देती है। ये सिलसिला कुछ 3 साल से चलता हुआ आ रहा है। इन 3 सालों में मैं तिल तिल करके मरी हूं। वो औरत मुझे हर जगह दिखाई देती है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर जगह वो औरत है। वो मुझे जान से मार देना ही चाहती है, यही उसका मकसद है। सूरज ने कहा, कैसी दिखती है वो? शिवानी कहती है, मैंने नहीं देखा, सिर्फ उसका साया ही है जो इधर दिखाई देता है, मुझे नहीं पता वो कैसी दिखती है। सूरज बहुत परेशान कि कभी भी शिवानी ने इस तरीके का जिक्र उनसे नहीं किया, आज वो ऐसी बातें कर रही है, उसके साथ कुछ हो गया है क्या? बहुत इधर पूछा जाता है तो वो बताती है कि रात में सोते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। सूरज ने कहा, ये तो स्लीप पैरालिसिस है, इसमें कौन सी घबराने की बात है? शिवानी कहती है, अगर ऐसा होता तो मैं समझ जाती, मैं कोई गवार नहीं हूं, कोई देहातन नहीं हूं जो इन बातों में डिफरेंशिएट ना कर सके। स्लीप पैरालिसिस नहीं है वो, मेरी गर्दन पर किसी के हाथों के निशान मिलते हैं, मेरी छाती पे कोई मुक्के मारता है, मेरे जिस्म को कोई दबाने की कोशिश करता है, मेरे मुंह को कोई हाथों से रोकने की कोशिश करता है। ये मेरे साथ हर रात होता है और वो औरत जो है वो मुझे मार देना चाहती है। सूरज को लगा कि कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं उनके घर के अंदर जो इधर शिवानी का गलत इस्तेमाल करना चाहता हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से शिवानी ने इधर डिस्क्राइब किया कि वो फिकर उसके साथ ये सब कुछ करती है, तो सूरज का शक करना सही था। मुंह पे हाथ रखना, इधर गले को दबाना, इस तरीके से। शिवानी ने कहा, नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है और वो एक औरत है, वो कोई आदमी नहीं है, वो एक औरत ही है। मैं उसको पिछले 3 साल से जानती हूँ। पूछा उन्होंने सूरज ने कि आखिर बता उसके बारे में, कहाँ तू उससे मिली थी, कुछ है? कुछ नहीं पता, बस एक परछाई है जो हर रात को शिवानी को इधर परेशान करती है, और जब भी शिवानी सुबह उठती है तो वो परछाई एक कोने में खड़ी हुई उन्हें साफ दिखाई देती है। काम पे जाए तो उनके पीछे है, घर आए तब उनके पीछे, खाना खाए तो उनके सामने, नहाने जाए तो उनके सामने। वो परछाई एक पल के लिए भी शिवानी को अकेला नहीं छोड़ती। सूरज ने कहा, तुमने कोई काला जादू किया था या कहीं रास्ते से गुजर रही थी तो कोई टोटका वगैरह तुमने अगर इधर छू लिया हो तो बताओ मुझे, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। शिवानी ने कहा, नहीं, ना मैंने कोई काला जादू किया, ना मैं किसी चौराहे से गुजरी जहाँ पर टोटका पड़ा हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो परछाई कहाँ से आ गई और वो मुझे जान से मार देना चाहती है। इतना ही शिवानी ने बोला और उसके बाद में उन्होंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। सूरज घबरा गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने वापस कॉल मिलाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी ने कॉल को उठाया ही नहीं। हाँ, सूरज के पास में इधर शिवानी के भाई का नंबर था, उस पर कॉल करके उन्होंने कहा, जल्दी से अपनी बहन के कमरे में जा और उसे रोक, वो मरने वाली है। उसने कहा, क्या? कह रहा, हाँ वो मरने वाली है, जा उधर जाकर रोक उसे। वो जाता है और सच में देखता है कि शिवानी यहाँ पर पंखे से लटकने वाली थी। वो उसे रोकता है और उसके बाद में
इधर सूरज को कहता है कि सब ठीक है। सूरज जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो इधर दिल्ली की टिकट बुक कराता है और वापस अपने होम टाउन में लैंड कर जाता है। वहां पहुंच के जब वो शिवानी के घर जाता है, सब लोग रो रहे थे। शिवानी के पेरेंट्स, शिवानी का भाई, सब लोग रो रहे थे। और शिवानी की माँ बस यही कह रही थी, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को, किस बुरी आत्मा का साया आया है, किसकी बुरी नज़र लग गई इस पे, क्या हमने किसी का कुछ बिगाड़ लिया जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। शिवानी के कमरे में जब सूरज गए, वहाँ पे शिवानी एक कोने में बैठी थी और सुबक रही थी। इतनी तेज़ वो रो रही थी कि वो सुबक रही थी और बस सूरज को देखते हुए एक बार को तो सर उठाती है, उसके बाद दोबारा सर झुका लेती है। पूछा गया इधर उसके घर वालों से कि भाई आखिर इस लड़की के साथ चक्कर क्या है, क्यों ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रही है। तो उन्होंने कहा, बेटा हमें कुछ नहीं पता, 3 साल से हम यही चीज़ देख रहे हैं। ये लड़की रोज़ अपने आप को चोटिल करती है, अपने आप को मारती है और हमें भी मारती है। सूरज ने कहा, क्या मतलब कि आपको भी मारती है? हाँ बेटा, मुझे भी इसने मारा है, अपने आप को भी मारती है। पता नहीं क्या हो गया इस घर को, किसकी बुरी नज़र लग गई। सारे सवालों के जवाब जो थे वो शिवानी से ही मिलते। तो सूरज जो थे वो उसे कंसोल करते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। शिवानी कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे वो परछाई मेरी माँ के अंदर दिखाई देती है, मेरी माँ के पीछे दिखाई देती है, मेरे बाप के पीछे दिखाई देती है, मेरे भाई के पीछे दिखाई देती है। कभी कभी वो मेरे कंधे पर बैठ जाती है, कभी कभी मेरे कान में बोलती है कि तू मर जा, तेरी जिंदगी व्यर्थ है, बेकार है। ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। शिवानी की मॉम इधर कहती है कि एक बार तो बेटा इसने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। ये कह रही थी कि तुम मेरी ज़िंदगी को नरक कर रही हो, मेरी ज़िंदगी को ऐसे बेकार मत करो, और इसने आकर के मुझे एक खींच के थप्पड़ मारा। शिवानी ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि वो आत्मा मुझे इनके पीछे खड़ी दिखाई दी थी, मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो वो मेरी माँ को लगा और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी माँ को मारना नहीं चाहती थी। मैं पागल नहीं हूँ सूरज, मैं कोई यहाँ पर मजाक नहीं कर रही। मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, कुछ बहुत घटिया हो रहा है, और तुम यकीन नहीं मानोगे, इस वक्त वो परछाई तुम्हारे पीछे खड़ी है। सूरज ने जैसे ये सुना, सूरज के हाथ पैर ठंडे, क्योंकि अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि आपके पीछे कोई ऐसा साया खड़ा है जिसको आप देख ही नहीं सकते, लाजमी सी बात है, डर तो लगेगा। घर वालों ने आगे कहा कि इसने घर से बाहर जाना और आना सब बंद कर दिया है, इसी कमरे में पड़ी रहती है। इस कमरे को हमने साउंड प्रूफ भी करवा दिया। दिन भर यही शोर कि वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे मारना चाहती है। कब तक सुने हम, क्या करें हम? सूरज ने कहा, किसी पंडित से बात करिए आप, किसी अघोरी से बात करें आप। बेटा सब कुछ कर लिया, हर जगह दिखा दिया, कोई इलाज निकल ही नहीं रहा। तुम पंडित की बात कर रहे हो, हमने पंडित को बुलाया, 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हमने मिट्टी कर दिए। इस लड़की का कोई इलाज कर ही नहीं पा रहा। पंडित आया था, उसने आते ही कहा कि इस घर के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये बात ये भी बोलती थी। जब उसने ये बात बोली तो हमने बस यही कहा, पंडित जी कुछ भी करिए, बस उस आत्मा को यहाँ से बाहर निकालिए। पंडित ने शुद्धिकरण किया, हर जगह हर कोना इस घर का साफ किया, और उसके बाद में कहा कि ये जो जगह है ये पवित्र हो चुकी है, मंदिर से ज़्यादा पवित्र ये जगह हो चुकी है, और अब कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन तक सब ठीक रहा, उसके बाद दोबारा से ये चीज़। हम क्या करें? हमने फिर पंडित को बुलाया। अब पंडित जब आया तो उसने कहा कि आपके घर में कोई मृत्यु हुई थी हाल फिलहाल में। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि इधर शिवानी की जो दादी थी
उनकी अभी कुछ 2 साल पहले के आसपास ही डेथ हुई थी। इसका सूरज को नहीं पता था, क्योंकि सूरज इधर बेसिकली बेंगलोर में था, तो वो आया भी नहीं था और शिवानी ने बताया भी नहीं था। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एज थी उनकी दादी की, तो कुछ 95 साल के आसपास वो थी। तो इसके अंदर इंसान क्या ही बताए। पंडित आया। पंडित ने कहा कि क्या ये लड़की अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड फील करती थी? तो ऐसा ज़रूर था। शिवानी सबसे ज़्यादा अपनी दादी के करीब ही थी। तो पंडित ने इधर कहा कि वो जो है दादी की आत्मा, वो इसके ऊपर हावी है। आप उनका क्रियाकर्म दोबारा करवाइए, उनकी मुक्ति का पाठ दोबारा से करवाइए, तब जाकर के उनको मुक्ति मिलेगी। वो भी करवाया। 21 दिन का पाठ हुआ। सारे तिगड़म बिठा लिए। 5 लाख रुपए खर्च कर दिए हमने। 5 लाख रुपए। इलाज नहीं हो रहा इसका किसी भी तरीके से। 21 दिन बाद पंडित कहता है अब सब कुछ ठीक। हमने वो भी मान लिया, चलो ठीक तो ठीक। 21 दिन बाद भी यही सिस्टम चालू। वापस से लड़की की तबीयत खराब, वापस से इसका वही चीखना, रोना, चिल्लाना, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मरने का हुक्म देती है, वो मेरे ऊपर चढ़ जाती है, रात में उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने होता है, वो परछाई मुझे नहीं छोड़ेगी, वो औरत नहीं छोड़ेगी, वो आपके पीछे है, वो आपके पीछे। बेटा अब तो आलम ऐसा है, हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई। तुम्हें डर लगा कि इसने अभी ये बात बोली कि तुम्हारे पीछे वो खड़ी है, तुम्हें डर लगा ना? हमें आदत है, क्योंकि वो परछाई हमारा कुछ बिगाड़ती ही नहीं। इसका तो सब कुछ बिगाड़ दिया उसने, हमारा कुछ नहीं। और एक और बात आपको बता देता हूं कि इधर जब सूरज शिवानी के घर गए थे तो वो पुराने एड्रेस पे नहीं, नए एड्रेस पे गए थे, क्योंकि शिवानी का घर जो था वो बदल गया था। ये बात भी उनकी मम्मी ने बताई कि हमने घर तक बदल लिया। दूसरा घर था उनके पापा का, तो वहां पर वो लोग चले गए, घर तक बदल लिया। लेकिन ये आफत दूर नहीं होती। शिवानी की माँ ने तो ये तक भी बताया कि बेटा मैंने इसको रात में हाथ पैर मारते हुए देखा है, अपने आप को चोटिल करते हुए देखा है, और ये चीजें जो है उसको देख करके बस यही लगता था कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। शिवानी अब खुद बोलती है, जो अब तक गुमसुम सी बैठी थी, खुद बोलती है हर रात वो औरत मेरे ऊपर काबू पाना चाहती है, मेरे शरीर में घुसना चाहती है, मेरे दिमाग को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन मैं उसे हर रात हरा देती हूँ। शिवानी इधर बताती है कि वो उससे लड़ती है, उसको मारती है, मुक्के मारती है, उसको अपने ऊपर से हटा करके फेंक देती है, लेकिन हर बार जब भी वो ऐसा करती है तो उसकी बॉडी पर अलग ही किस्म के जख्म मिलते हैं। हर बार उसकी बॉडी इधर चोटिल होती है। घर वाले कहते हैं कभी कभी हमने इसके पैरों पर भी चोटों को देखा है, जैसे किसी ने इसके पैरों को इधर कस के पकड़ लिया हो और उसको पकड़ के जैसे दबा दिया हो। अब कोई अगर आपके पैर को कस के पकड़ेगा और बहुत ज़्यादा कस के पकड़ेगा तो जो ब्लड फ्लो होगा वो डेफिनेटली रुकेगा, और उसके चलते निशान जो है वो बन सकते हैं। अगर कोई आदमी हद से ज़्यादा प्रेशर लगाए तो ऐसा मुमकिन है। यही हो रहा था शिवानी के साथ। शिवानी कहती थी वो परछाई ऐसा करती है, मैं उसे हरा देती हूँ, वो मेरे जिस्म को काबू नहीं कर सकती, लेकिन मैं दिमाग का क्या करूँ? अपने सर को दीवार में दे के मारूँ या मैं क्या करूँ? इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाना चाहती हूँ। शिवानी के पापा जो परमेश थे वो भी कहते हैं बेटा कई बार इसने मरने की ऐसी जुर्रत की है, लेकिन वो जो हरकतें करती थी वो अनजाने में करती थी, इसका कंट्रोल नहीं होता था। आज जो ये करने जा रही थी ये पूरे होशो हवास में था। मैं क्या समझूं बेटा, इसको किसी पागल खाने में भी नहीं डाल सकता। क्या समझेंगे दुनिया वाले, क्या सोचेंगे कि लड़की ऐसी हरकतें कर रही है, इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का ही साया है। और अब तो हमने हाथ पैर जोड़ दिए कि कुछ नहीं हो सकता, जो परमेश्वर की मर्जी वो होकर के ही रहेगा। शिवानी की माँ ने ये बताया कि एक बार छत पे घूम रही थी और घूमते घूमते न जाने इसको क्या हुआ कि ये छत से कूदने वाली थी, और तभी ये कहती है
कि वो आत्मा मुझे ये कह रही है कि तू कूद के मर जा, तेरी जिंदगी व्यर्थ है, तू बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल बेकार है। ये सब कुछ जब हुआ तो इधर शिवानी के पेरेंट्स ने अघोरी तक को भी बुलाया। अघोरी आया, उसने तांडव तक करा, घर के अंदर इधर धुनी भी दी, उसके ऊपर राख तक लगाई, शिवानी के ऊपर कब्र की राख जो होती है, जो कोई भी इंसान कैसे करवा पाए अपने ऊपर, वो तक भी उनके घर वालों ने करवा दिया। अघोरी भी बोल के चला गया कि सब कुछ ठीक है। अघोरी ने कोई पैसे नहीं लिए थे, अघोरी भी करके चला गया और कहता है कि जो भी चीज़ है वो चली जाएगी, शिव पर विश्वास रखो, शिव जी जो है वो सब कुछ ठीक कर देंगे। रुद्राक्ष की माला भी पहनाई, लेकिन उसी रात शिवानी अपने आप को खींच खींच के थप्पड़ मार रही थी, बहुत तेज थप्पड़ मार रही थी, दर्द में करहा रही थी और करहाते करहाते रो पड़ती और रोने के बाद हंस पड़ती और यही कहती है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। वो आत्मा जो आपके पीछे खड़ी है वो मुझे मरने का आदेश दे रही है, मेरी तरफ इशारा करके मुझे मरने का हुक्म दे रही है। बार बार वो आत्मा सिर्फ यही करती थी, ऐसे कि तू मर जा, ये चीज शिवानी बोलती थी। सूरज ने इन सारी बातों को जब सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि इस पे कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये इसी तरफ इंडिकेशन दे रही हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रकोप है। सूरज ने कहा, आंटी एक काम हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, बोलो बेटा। आज रात को हम इसके कमरे में रुकते हैं और तब देखते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। उन्होंने कहा, बेटा यही तो दिक्कत है, ये अपने कमरे में रुकने ही नहीं देती, भगा देती है हमें, कहती है अगर आप लोग रुकोगे तो वो आत्मा आपको भी मार डालेगी। सूरज कहते हैं, इतना कुछ आपकी बेटी के साथ हो चुका है और अभी भी आपको इन सब चीजों की फिक्र है, कल ये लड़की नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप। उनको भी बात जायज लगती है तो वो कहते ठीक है, आज चाहे मना करे, चाहे रोए, चाहे पीटे, चाहे अपना सर फोड़ ले, हम इसी के कमरे में सोएंगे। शिवानी बेड पे सो रही थी और सूरज जो था वो भी इधर सो रहा था। सोते सोते अचानक से इधर सूरज को शिवानी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, और ऐसी चीख जो दबी हुई हो, जैसे किसी का मुंह अगर किसी ने दबा दिया हो तो कैसे वो चीखेगा। वो उठकर देखता है और हल्की सी इधर लाइट जलाता है तो देखता है शिवानी की आंखें खुली हुई हैं और वो हाथ पैर पीट रही है, किसी को मारने की इधर जुर्रत कर रही है, लेकिन कोई सामने था ही नहीं। इतने में सभी लोगों को इधर उठाया जाता है और सूरज कहता है कि सिर्फ देखो, इसको रोकना मत, देखो कि ये क्या करती है। शिवानी अपने आप को मुक्के मार रही थी, अपनी छाती पर खुद मुक्के उसने मारे, अपने गले को खुद घोंट रही थी, अपने पैर को खुद पकड़ करके दबा रही थी, जैसे किसी को इधर जान से मार देना चाहती हो। इतने में जो शिवानी का छोटा भाई था वो आता है और एक पूरा जग पानी का शिवानी पर दे के मारता है और कहता है, तू पागल हो चुकी है, तुझे कुछ समझ आ रहा है, तू कर क्या रही है, ये कैसी हरकतें, ये क्या कर रही है तू, कुछ तो सोच, कुछ तो लिहाज कर, क्या कर रही है, कोई आत्मा नहीं है, किसी ने हमें नहीं मारा, तुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं। सब लोग ये बात बोल रहे थे। शिवानी को लगता है कि सचमुच शायद वो पागल ही है। इधर सिर्फ एक ही जगह बच गई थी जहां पर उसे लेकर के नहीं जाया गया था, वो था राजस्थान में एक मंदिर। राजस्थान में उसे लेकर जाया गया और वहां पर भी उसका पूरा का पूरा एक्सॉर्सिज्म का इधर जो तरीका था वो किया गया। पंडितों ने ज्यादा तिगड़म किया ही नहीं और बस ये कहा, आपकी लड़की बिल्कुल ठीक है, इसके साथ कोई चक्कर नहीं। इधर जैसे ही उनकी माँ ने बात सुनी वो रो पड़ी और कहती है, पंडित जी कुछ भी कीजिए, ये लास्ट उम्मीद है जहां पर हम लेकर आए, एपी से बचा लीजिए। उन्होंने कहा, मैं दिक्कत तो तब दूर करूंगा जब दिक्कत होगी, दिक्कत है ही नहीं। शिवानी कहती है, वो परछाई आपके अभी भी पीछे खड़ी है, वो औरत आज भी आपके पीछे है। पंडित कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता,
इस मंदिर में जो भी आएगा, जो भी इधर बुरी शक्ति आएगी, वो यहां से बाहर नहीं जा सकती। ये आपके मन का वहम है। मरे मन से वो लोग वहां पर आ गए। शिवानी कभी भी कोई पागलपने की हरकतें नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उल्टा सीधा उठा के खा लिया हो या फिर डबल आवाज में बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उसको एक परछाई दिखाई देती थी जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती थी। शिवानी के पेरेंट्स ने कहा सूरज को, हो गई बेटा तसल्ली, देख लिया तुमने, अब बस एक ही इलाज है कि इसको हमें पागल खाने में छोड़ना ही पड़ेगा। हमारा मन नहीं है, मगर वहां हमें इसको रखना ही होगा। सूरज ने कहा आपकी बात सही है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो साइकाइट्रिस्ट है, एक बार उस पे चल लेते हैं। उन्होंने बहुत मना किया, नहीं, अगर इतने बड़े बड़े मंदिरों में, मज़ारों में जाकर कुछ नहीं हुआ, वहां पे क्या हो जाएगा। सूरज ने कहा बस यही होगा ना कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, एक बार चल लीजिए, देख लेते हैं कि वहां पर जाकर क्या होता है। मरे मन से वहां पर वो लोग गए। शिवानी को उस साइकाइट्रिस्ट ने अपने सामने बिठाया और उससे पूछा, शिवानी एक बात बताओ, बचपन में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आम तौर पे हर किसी के साथ ना होता हो। शिवानी के पेरेंट्स कहते हैं ये कैसा सवाल है। साइकाइट्रिस्ट कहती है आप एक काम कीजिए, आप अभी बाहर बैठिए, जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं आपको वापस बुलाऊंगी। वो लोग जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूरज ही उधर शिवानी के साथ रुके, बाकी तीनों मेंबर्स को बाहर बिठा दिया गया। शिवानी से पूछा जाता है, शिवानी कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, और 5-6 बार पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। अब भी शिवानी कहती है मेरे साथ हाल फिलहाल में या बचपन में भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था उस डॉक्टर पे शिवानी से सच उगलवाने का, वो था हिप्नोटिज्म। वो इधर शिवानी को हिप्नोटाइज करती है और उसी तरीके से जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कि इधर पेंडुलम को ऐसे घुमाया जाता है और इंसान सो जाता है, और एक ऐसी स्टेट में होता है जहां पर वो आपके सवालों के जवाब भी दे सके। शिवानी वहां पर लेट जाती है और उससे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती शिवानी, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ सब कुछ वो बताती है। क्या तुम्हें घर में किसी ने परेशान किया? नहीं किया। कोई मेंटल ट्रॉमा? नहीं हुआ। किसी ने तुम्हारे साथ रैगिंग करी? नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ, तो हुआ क्या? इधर वो शिवानी से पूछती है बचपन में तुम्हारे किसी रिलेटिव ने तुम्हारे साथ कुछ जोर जबरदस्ती की? शिवानी कहती है हाँ, मेरे मामा ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। क्योंकि ये चीज जो थी ये शॉकिंग इतनी थी कि शिवानी को ये चीज याद ही नहीं थी। ये चीज जो थी उनके, अगर आपने पढ़ा हो माइंड के बारे में कि माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, तो उनका जो कॉन्शियस माइंड था उसके अंदर ये चीज थी ही नहीं। जैसे कि आप दिन के अंदर न जाने कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबके चेहरे आपको याद नहीं रहते। लेकिन कई बार सपने जब हमें आते हैं तो वो चेहरे हमें दिखाई देते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमने उन चेहरों को नहीं देखा, उन्हें देखा है, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में नहीं। कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें रहती हैं जो हाल फिलहाल में, या फिर ऐसे इवेंट्स जो बहुत हम उनको याद करते हैं, वो इवेंट्स जो हैं वो कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। बाकी इवेंट्स जो हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। शिवानी के साथ जब ये सब कुछ हुआ था तो उनकी उम्र कुछ 6-7 साल की रही होगी। इस कच्ची उम्र में इंसान की मेमोरी बननी ही शुरू होती है, तो उन्हें याद भी नहीं था। इधर और पूछा जाता है जब शिवानी से, तो शिवानी बताती है कि मेरा मामा जो था उसने मेरे साथ इधर, समझ सकते हैं आप, मैं बोलना नहीं चाहता, उसने ये सब कुछ मेरे साथ करना चाहा और उसने मेरे मुंह को भी दबाया। और जो भी वो इधर डिस्क्राइब करती थी
कि वो एंटिटी या फिर वो आत्मा उनके साथ करना चाहती है, वो सब कुछ उसकी मामा ने करा। और आखिरी में वो मामा सिर्फ इधर शिवानी के कान में एक बात बोल के जाता है, तेरी जिंदगी व्यर्थ है। जो लड़की अपने आप को बचा भी ना सके, ऐसी लड़की जिंदा रह के क्या करेगी? तेरी जिंदगी व्यर्थ है, बेकार है। ये बात जो थी ये शिवानी को याद थी, लेकिन सेम टू सेम ये बात जो थी ये उन्होंने आगे जाकर रिपीट नहीं करी। इसको उन्होंने अलग तरीके से बनाया। जैसे आपको याद होगा शिवानी क्या कहती थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो परछाई मुझे कहती है तुझे मर जाना चाहिए, लेकिन सेम ये वर्ड्स उसके मामा ने उसको नहीं कहे थे। इतना ही पूछना काफी था। इसके बाद पेरेंट्स को बुलाया गया और पूछा गया शिवानी के मामा कहाँ हैं? इन्होंने इसके साथ में जोर जबरदस्ती करी बचपन में, और ये चीज खुद शिवानी ने बताई है। पहले तो मानना बहुत मुश्किल था कि ऐसा वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो शिवानी की माँ थी उन्होंने कहा मेरा भाई ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब वो इधर 19 साल का था तो एक लड़की को छेड़ने के जुर्म में उसको यहाँ पे कुछ 15 से 30 दिन की सजा भी हुई थी, और ये उसकी हिस्ट्री रही थी। उनको मालूम था कि उनका भाई ऐसा था, लेकिन वो अपने ही परिवार में एक 6 साल की बच्ची के साथ में ऐसा कुछ कर जाएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। क्योंकि वो कई बार शिवानी से मिलने आता था, बाद में भी आता था, और मिलकर के इधर गिफ्ट्स वगैरह देता था, और हमेशा बच्चों से अच्छे से ही मिलता था। लेकिन आज उसकी सच्चाई यहां पर सबके सामने आ चुकी थी। डॉक्टर पूछता है कि भाई बुलाइए, उस इंसान को बुलाइए। शिवानी की मां कहती है उसको मरे हुए 3 साल हो चुके। एक रोड एक्सीडेंट के अंदर आज से 3 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। 3 साल पहले ही उस इंसान की मौत हुई। 3 साल पहले से ही शिवानी ने उस फिगर को अपने दिमाग में बनाया। सूरज को थोड़ी बहुत नॉलेज थी इन सब बातों के बारे में। सूरज पूछते हैं मैम एक बात बताइए, अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो इंसान हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करता है। आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा जिनके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, या फिर इस तरीके की हरकतें लोग करते हैं जहां पर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो इस तरीके की हरकतें कुछ कर रहे हैं। तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनके साथ में होती है, वो उसे बनाते हैं, उनका कमजोर दिमाग उसको बनाता है। लेकिन शिवानी का केस यहां पर कंप्लीटली डिफरेंट था। डॉक्टर ने कहा कि इसके दिमाग ने एक वीक पर्सनैलिटी को बनाया। वो शब्द जो थे वो इसके दिमाग में ही घूमते रहे, और वो शब्द जो थे उसी के चलते इसने एक ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जो एक औरत थी, एक आदमी नहीं था, एक औरत थी। और वो इसको सिर्फ यही कहती थी कि तुझे मर जाना चाहिए। इसकी अंतर आत्मा इसको ये बात बोलती थी कि तुझे मर जाना चाहिए। ये हर रात अपने मामा को डिफीट करने के बारे में ही सोचती थी कि अगर मैंने ऐसा कर दूं तो शायद से मैं बच जाऊं, इसलिए अपने आप को मुक्के भी मार लिया करती थी। शायद बचपन में जब उस इंसान ने ऐसी हैवानियत की होगी तो भी शायद इस बच्ची ने अपने आप को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन 6 साल का बच्चा, उसके अंदर इतनी हिम्मत होती ही कहाँ है, इतनी जान होती ही कहाँ है। और ऊपर से वो हैवान उसके कान में ये शब्द और फूंक के चला गया। घर वाले बहुत रोए, बहुत ज्यादा रोए, लेकिन वो क्या कर सकते थे? मामा तो बचा ही नहीं, और अगर बचा भी होता तो भी क्या कर लेते? पुलिस कंप्लेंट कर लेते, केस चलता रहता, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब वो मामा मर चुका था, लड़की की सच्चाई सामने थी। ये बात जब इधर शिवानी के सामने आती है तो शिवानी को बस इतना ही याद था कि बचपन में किसी ने उनके साथ एक रात को कुछ अजीब किया था जो उन्हें ढंग से याद नहीं, बस इतना याद था, इससे आगे कुछ नहीं।
इसीलिए जब भी वो डॉक्टर उनसे सवाल पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है, तो उन्हें याद ही नहीं था, क्योंकि ऐसे इवेंट्स, चोट लग जाना, ऊपर से पेड़ से गिर जाना या रात में कोई बुरा सपना देखकर उठ जाना, वो सब कुछ तो हर किसी के साथ होता है। शिवानी के साथ में भी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था, ये उनके जहन में भी नहीं था, ये उनके सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में था। यहां पर 2 साल का पूरा वक्त लगता है, दवाइयों पर रखा जाता है, शिवानी की केयर की जाती है, और 2 साल के बाद में 2021 के एंड तक आते आते शिवानी पूरी तरह क्लीन हो जाती है। वो परछाई, वो औरत जो उनको दिखती थी, वो अब उन्हें नहीं दिखती थी। वो अपने आप से ही इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो इस तरीके की चीज़ों को अब टैकल कर सकती थी। और जो भी उन्होंने ये सब कुछ किया था अपने साथ में, ये सिर्फ उनके मन का वहम था। आज शिवानी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है, और इधर सूरज को दिल से धन्यवाद देती है कि ऐसा दोस्त उनको मिला जिसने उनकी ज़िंदगी को यहाँ पे बचा लिया। अगर शायद से सूरज नहीं होता तो या तो वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में होती या वो मर चुकी होती। ये किस्सा जब मैंने पढ़ा, मेरे होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस तरीके का प्लॉट आप लोगों ने बहुत फिल्मों में देखा भी होगा, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें जो हैं, ये किसी के साथ जब हकीकत में होती हैं तो सुन के बहुत अजीब लगता है। पंडित आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं, 5 लाख तक भी लूट लिए, कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ में जो इधर शिवानी की स्टोरी थी, इसका एक पॉजिटिव वे में एंड हो जाता है। आई नो, मतलब स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा शायद सीरियस हो गई हो, और हॉरर जो मैं कवर करता हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट चला गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने इसे पढ़ा तो इसके अंदर वही सारे इवेंट्स थे जो एक हॉरर स्टोरी के अंदर होते हैं, सब कुछ वही चल रहा था, लेकिन एंड कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो, वहाँ पे जाके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ से आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। ये मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, और अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।